वेलकम दोस्तों, एग्जाम है .com में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत का 7वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बंगाल में द्वैध शासन या बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखेंगे इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी, पीसीएस स्तर में जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन, ये सब परीक्षाओं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे कहां से जाते हैं। और इसको हम इस प्रकार से पढ़ने का कोशिश करेंगे कि कहीं से भी प्रश्न छूटे ना, और इसे रटने का कोशिश नहीं करेंगे। इस आधार पर पढ़ेंगे कि ये कहानी की तरह हमें याद हो जाए और मजा आए। जब हमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग आएगा, कहानी जैसा लगेगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये अपने आप याद आ जाएगा। तो देखेंगे जो बक्सर का युद्ध का परिणाम होता है, उसी का देन होता है बंगाल में द्वैध शासन। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश लोग विजय होते हैं। इससे पहले 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में ब्रिटिश लोग षड्यंत्र के माध्यम से भारतीयों को हरा के, सिराजुद्दौला को हरा के बंगाल के जो नवाब रहते हैं विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग अपने कौशल से, अपने ताकत से, अपने आधुनिक हथियार से भारतीयों को हराते हैं। इस युद्ध में भारतीयों की तरफ से मुगल के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम लड़ते हैं, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। 22 अक्टूबर 1764 को इस हुए युद्ध में दोनों की तरफ से काफी क्षति होती है और ब्रिटिश लोग विजय हो जाते हैं। इस विजय होने के बाद में लॉर्ड क्लाइव को वापस बंगाल का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है, जो 1760 ईस्वी में वापस उन्हें ब्रिटिश भेज दिया गया था, ब्रिटेन भेज दिया गया था। 1765 में उन्हें वापस बुलाया जाता है। इस युद्ध के बाद जो संधि होता है उसका क्रियान्वयन के लिए। तो बक्सर का युद्ध कब हो रहा है देखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 का युद्ध हो रहा है। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में कौन कौन लड़े हैं? अवध के नवाब है एक तरफ, भारतीयों की तरफ से अवध के नवाब लड़े थे, सुजाउद्दौला लड़े थे, शाह आलम द्वितीय जो मुगल नवाब थे, और मीर कासिम जो बंगाल के पहले नवाब थे, जो भाग गए थे अंग्रेजों से लड़के। और इन्होंने त्रिगुट बनाया। मीर कासिम के नेतृत्व में त्रिगुट बनता है और ब्रिटिशों से लड़ाई लड़ते हैं। ब्रिटिश की तरफ से इनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटिशों की तरफ से बक्सर के युद्ध की लड़ाई में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और भारतीय की तरफ से मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला कर रहे थे। इस युद्ध होने के बाद जब ब्रिटिश लोग जीत जाता है तो इलाहाबाद की संधि होता है। 12 अगस्त 1764 ईस्वी को क्या होगा? इलाहाबाद की संधि होगा। लॉर्ड क्लाइव वापस आ गए हैं इंग्लैंड से, बंगाल के गवर्नर जनरल बना के भेजे गए हैं संधि के लिए। तो 12 अगस्त 1764, माफ कीजिएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की पहली संधि होती है। बारह अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि होती है। यह संधि किसके किसके बीच हो रही है? शाह आलम द्वितीय जो मुगल नवाब है, उस समय भी इनका इज्जत, भारत में इज्जत कायम है। भले ही इनकी शक्ति कमजोर हो गई है, लेकिन इनके मान्यता के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा है। मान्यता मतलब कहिए है कि कानूनी रूप पे भारत पर अभी इन्हीं का अधिकार है, मुगल नवाब का, जो शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश के बीच में संधि होता है। इस संधि के तहत क्या होता है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों की दीवानी मिल जाती है। किसको मिल जा रही है? ब्रिटिश को मिल जा रहे हैं। उसके बाद उसके बदले में क्या होगा?
कि 26 लाख रुपए ब्रिटिश लोग शाह आलम द्वितीय को देते हैं। और इलाहाबाद और काड़ा जो अवध में है, ये दोनों क्षेत्र अवध के नवाब से लेके इनको दे देते हैं। बदले में ये दोनों तीनों जगह की इनको दीवानी मिल जाती है ब्रिटिश को। उसके अलावा बंगाल में क्या करेंगे, बंगाल में जो नया इन लोग राजा बैठाते हैं, नया नवाब बैठाते हैं अंग्रेज लोग, इनकी मान्यता से, किसका, शाह आलम द्वितीय की मान्यता से निजामुद्दौला को एक अब बंगाल का नवाब नया कौन बन रहा है, निजामुद्दौला बन गया है। अब निजामुद्दौला के साथ क्या संधि करते हैं ब्रिटिश लोग, अब जो शासन है बंगाल में डायरेक्ट जो बंगाल का नवाब है वो खुद से नहीं चलाएगा, उसके लिए सूबेदार रखेगा, उप सूबेदार के द्वारा चलाएगा। किसके द्वारा चलाएगा, उप सूबेदार के द्वारा चलाएगा। और उप सूबेदार का जो नियुक्ति होगा या उसको हटाने का कार्य ब्रिटिश के अनुमति के बिना नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा भी क्या होगा, जो बंगाल के नवाब है वहां पे राज दरबार में ब्रिटिश अधिकारी लोग रहेंगे, क्या करने के लिए, अब इसकी देखने के लिए नवाब की रक्षा के नाम पर उन लोग रहेंगे। लेकिन नवाब की रक्षा के नाम पर रहते हैं, लेकिन वो नवाब पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। इसके बदले में बहुत सारी रकम बंगाल के नवाब को ब्रिटिश को देना पड़ती थी, प्लस वो आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा पे पूर्ण रूप से ब्रिटिशों पे डिपेंड हो जाते हैं। दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। 16 अगस्त 1765 ईस्वी की संधि होगा। ये संधि किसके किसके बीच हो रहा है, ये संधि हो रहा है अवध के नवाब के साथ और ब्रिटिशों के बीच हो रहा है। अवध के नवाब और दूसरा है ब्रिटिश है। ब्रिटिश की तरफ से संधि कर रहे हैं, लॉर्ड क्लाइव कर रहे हैं, इधर अवध के नवाब है शुजा-उद-दौला है। ये दोनों के बीच संधि हो रहा है। इस संधि के अनुसार क्या होता है, अवध के नवाब को 50 लाख रुपया जुर्माना स्वरूप ब्रिटिशों को देना पड़ता है। और इलाहाबाद अखाड़ा क्षेत्र क्या होता है, ब्रिटिश को देना पड़ता है। वही इलाहाबाद अखाड़ा क्षेत्र जो है ब्रिटिश लोग शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन को समझने के लिए सबसे पहला समझना पड़ेगा कि जब मुगल काल था, मुगल काल में दो मुख्य अधिकारी होते थे, एक होता था सूबेदार और दूसरा होता था दीवान। सूबेदार को हम लोग निजामत भी कहते हैं या निजामत नाम से भी जानते हैं। अच्छा, सूबेदार या निजामत जो होते थे, इनके अंतर्गत क्या कार्य होता था, जितना सैनिक हुआ, पुलिस हुआ, न्याय हुआ, ये सब जो प्रशासनिक कार्य है वो सूबेदार देखेगा। और दीवान के अंतर्गत राजस्व और वित्त का जो काम है वो दीवान देखेगा। और ये लोग दोनों सूबेदार और दीवान एक दूसरे के प्रति नजर बनाए रखते थे और मुगल नवाब को इसके प्रति सूचित करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अवध, माफ कीजिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों के दीवानी किसको मिल गया है, अंग्रेज लोगों को मिल गया है। प्लस अब ये सूबेदार जो है, सूबेदार भी जो रखा जाएगा बंगाल में, वो क्या होगा, इनके अनुमति के बिना हो, अनुमति के साथ होगा, अनुमति के साथ नया रख सकते हैं, हटाना भी है तो इनका अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब ये दोनों क्षेत्र में क्या होगा कि अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। अब क्या होगा कि अंग्रेज लोग जब वो टैक्सेशन का पूरा टैक्सेशन तो वसूल करने लगेंगे, लेकिन जो जवाबदेही में उत्तरदायी तो होता है कि उनकी रक्षा करना, पुलिस का व्यवस्था हो गया, प्रशासनिक का, ये इन लोग नहीं करते थे। ये दे दिए, अब किसको दे दिए हैं, नवाब, बंगाल के जो नवाब है उनके प्रति हो जाता है। लेकिन इनके पास जो ये प्रशासन को चलाने के लिए पैसा है ही नहीं। पैसा तो कलेक्ट कर रहे हैं इन लोग, अंग्रेज लोग, अब पैसा दे नहीं रहे नवाब को, तो इन लोग अपना कार्य कर नहीं पाता था। अब जो ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, उन लोग चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बंगाल का नवाब है, सब पे शुल्क लगा देते थे और उसको जबरन वसूली करते थे। जो चाहे जैसे चाहे बंगाल के व्यापारियों पर, आम आदमी पर उन लोग जबरन वसूली करने लगते हैं और यहाँ से बंगाल का बुरा दिन प्रारंभ हो जाता था। जो एक समय बंगाल भारत का सबसे स्वर्ग कहा जाने वाला धनी आबादी, धनी प्रांत था, वह धीरे धीरे जर्जर दरिद्रता की स्थिति में आने लगता है।
अब क्या हो रहा है, पहले जो बंगाल में अंग्रेज लोग जो व्यापार करते थे, पहले अंग्रेज लोगों को वहां से पैसा भेजा जाता था, ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा भेजती थी, उससे इन लोग यहाँ कच्चा माल या जो भी ऊनी वस्त्र हो गए, काली मिर्च हो गया, ये सब खरीदते थे, उसको खरीद के ले जाते थे यूरोप में और यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे, जो उनके लिए बहुत लाभदायक व्यापार था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से पैसा भेजने का जरूरत पड़ नहीं रहा है, यही जो राजस्व वसूल कर रहे हैं उसी से वे इन लोग का लागत मूल्य हो गया, उसी से इन लोग व्यापार कर रहे हैं और उससे जो लाभ जो कमाई हो रहा है वो इसका लाभ हो गया। अब क्या हो गया, बाहर केवल इंडिया से जो पैसा है वो निकल रहा है, धन का निष्कासन भारत से होना प्रारंभ हो गया है, लेकिन धन का अब आयात नहीं हो रहा है। व्यापार उस समय में जो इंग्लैंड में सबसे फेमस व्यापार था ऊनी वस्त्र का था, लेकिन भारत में उसकी डिमांड नहीं थी। भारत का सूती वस्त्र उद्योग काफी चरम सीमा पर था, काफी अच्छे तरीका से चल रहा था। लेकिन क्या होगा, अब धीरे धीरे लोग अंग्रेज लोग क्या करते हैं, भारतीय व्यापारी भारतीय लोगों को प्रताड़ित करते हैं कि वो अंग्रेजी सामान को खरीदे, और धीरे धीरे क्या होगा, बंगाल जर्जर स्थिति में जाने लगता है। छोटा छोटा अकाल पड़ने पर यहाँ लाखों संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगती है, और इसी तरह भारत में बंगाल में द्वैत शासन लगता है। यहीं के साथ बंगाल में द्वैत शासन या बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था का वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे जिसमें हम लोग सीख के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।